आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 वन और वन्य जीव संसाधन। पाठ सार। हमारा धरातल अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। धरातल पर मानव एवं अन्य जीव जंतु एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वनों की होती है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है जिस पर अन्य सभी जीव निर्भर करते हैं। हमारे देश में समस्त विश्व की जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अनुमानतः भारत में 10% वन्य वनस्पतियों एवं 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। हमारे देश में वनों के अंतर्गत लगभग 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56% भाग है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN ने पौधों और प्राणियों की जातियों को सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां एवं लुप्त जातियां आदि श्रेणियों में विभाजित किया है। भारत में वन विनाश उपनिवेश काल में रेलवे लाइनों का विस्तार, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी एवं खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी वन संसाधनों के सिकुड़ने में कृषि का फैलाव एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला गया। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित जमीन कृषि से बहुत अधिक वनों का विनाश हुआ है। भारत में नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण ने भी वन विनाश को प्रोत्साहित किया है। सन 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा है तथा ये प्रक्रिया अभी भी रुकी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला हिमालयी यव औषधीय पौधा है जो संकट के कगार पर है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारकों में वन्य जीवों के आवासों का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं वनों में आग लगना आदि है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया है, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान हैं। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, जो विश्व की प्रमुख वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। वन्य जीव अधिनियम 1980 व 1986 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों तथा एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में सम्मिलित किया है। वनों को आरक्षित वन, रक्षित वन व अवर्गीकृत वन में विभाजित किया गया है। हिमालय क्षेत्र का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने में सफल रहा है। भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत 1988 में ओडिशा राज्य द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास करने के साथ हुई थी। वन एवं वन्य जीव संसाधन प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली। जैव विविधता पेड़ पौधों एवं प्राणी जगत में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती है, जैव विविधता कहलाती है। दूसरे शब्दों में जैव विविधता वनस्पति व प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। वनस्पति जात फ्लोरा। वनस्पति जात से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र या समय के पादपों से है। प्राणी जात सभी प्रकार के पशु पक्षी, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु व मनुष्य मिलकर प्राणी जात कहलाते हैं। सामान्य जातियां
वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे गाय, भैंस व चील। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। यदि खतरा लगातार जारी रहा तो इस जाति का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ व गेंडा। सुभेद्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। यदि संख्या लगातार घटती रही तो इन्हें संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन। दुर्लभ जातियां वह जातियां जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम या सुभेद्य हैं। स्थानिक जातियां वे जातियां जो किसी विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर। लुप्त जातियां वे जातियां जो स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। इनके आवासों में खोज करने पर भी ये अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू। वन वह बड़ा भूभाग जो वृक्षों और झाड़ियों से ढका होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आरक्षित वन ये वे वन हैं जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिए गए हैं। इनमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती। रक्षित वन ये वे वन हैं जिनमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार की वन भूमि जो सरकार, व्यक्तियों व समुदायों के स्वामित्व में होती हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इनमें लकड़ी काटने व पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई रोक नहीं होती है। सामुदायिक वनीकरण यह वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे आरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण प्रतिबंधित होता है। इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं मिलता है। वन्य जीव पशु विहार यह वे आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ कम सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अन्य गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें किसी भी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर देश में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट को देखकर बाघों के संरक्षण के लिए सन 1973 से संचालित विशेष बाघ परियोजना। स्थानांतरित कृषि यह कृषि का सबसे आदिम रूप है। कृषि की इस पद्धति में वन के एक छोटे टुकड़े के पेड़ और झाड़ियों को काट कर उसे साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है और इससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस भूमि पर कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर किसी दूसरी जगह पर यही क्रिया पुनः दोहराई जाती है। इसे स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। प्रश्नोत्तर प्रश्न सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर पश्चिम बंगाल। प्रश्न स्थानिक जाति का उदाहरण कौन सा है? उत्तर निकोबारी कबूतर। प्रश्न किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर केरल। प्रश्न वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर अवर्गीकृत वन। प्रश्न बीज बचाओ आंदोलन क्या था? उत्तर टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। प्रश्न चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? उत्तर वृक्षों की रक्षा करना। प्रश्न
भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर 1972 में। प्रश्न, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंध का प्रस्ताव रखा? उत्तर उड़ीसा 1988। प्रश्न, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? उत्तर पूरी तरह से समाप्त। प्रश्न, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? उत्तर इमली और आम। प्रश्न, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? उत्तर संख्या कम या सुभेद्य होना यानी लगातार कम होना। प्रश्न, कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिश्नोई। प्रश्न, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? उत्तर शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। प्रश्न, वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी मानव क्रियाएं उत्तरदायी है? उत्तर रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव, स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई और बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की मांग। प्रश्न, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधनों का ह्रास हुआ है। उत्तर कृषि का फैलाव। प्रमुख कारण पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई। प्रश्न, बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर भारत में बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है, जिसमें वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्य बनाए रखे जा सकें। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजना है। प्रश्न, वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधताओं के विनाश से जुड़ा हुआ है। वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। वैश्विक वनोन्मूलन के तात्कालिक और दीर्घकालीन परिणाम पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनमें से कुछ परिणाम हैं, जैसे जैव विविधता की क्षति, वन आधारित समाज का विनाश और जलवायु विघटन। उदाहरण के लिए अमेजन वर्षा वन का अधिक नुकसान वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर सकता है। प्रश्न, भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? व्याख्या कीजिए। उत्तर भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आरक्षित वन, ये वे वन हैं जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिए गए हैं। इनमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती। 2. रक्षित वन, ये वे वन हैं जिनमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। 3. अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन व बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों तथा समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इनमें लकड़ी काटने व पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई रोक नहीं होती है। प्रश्न, जैव विविधता क्या है? उत्तर जैव विविधता का तात्पर्य पशु और वनस्पति जगत के भीतर पाई जाने वाली विविधता से है। दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों की तरह हमारे राष्ट्र के जीवों के भीतर विविधता की खोज की जाती है।
संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस योजना का प्रारंभ सन 1988 से हुआ। इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई जाती है। ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। प्रश्न, वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन्य भूमि भैरों देव डाकू सेंचुरी घोषित कर दी है। भैरों देव डाकू सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित किया गया है। राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया है। प्रश्न, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। उत्तर, चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। राष्ट्रीय उद्यान राज्य, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, मानस बांध रिजर्व असम, पेरियार बाघ रिजर्व केरल। प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा किए गए प्रयास, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 का निर्माण, जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया, पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, वनों का वर्गीकरण किया गया, वनों के संबंध में अनुसंधान करना, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रश्न, जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता वनस्पति व प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव है। प्रश्न, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। उत्तर, मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन एवं वन्य जीवन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों और वन्य जीवों को सर्वाधिक हानि उपनिवेश काल में रेलवे लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी एवं खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई। स्थानांतरित जूमिंग कृषि से भी वन तथा वन्य जीव नष्ट हुए हैं। बड़ी बड़ी विकास योजनाओं, खनन, वन्य जीवों के आवासों का विनाश, आखेट, पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण तथा दवा नल आदि ने भी जैव विविधता को कम किया है। अतः मानव अन्य सभी कारकों की अपेक्षा प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास व विनाश के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी है। प्रश्न, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों तथा वन्य जीव संरक्षण तथा रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। उत्तर, भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा वन्य जीव संरक्षण तथा वन रक्षण के लिए किए गए योगदान को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 1. राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थानीय गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के अंतर्गत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। 2. अलवर राजस्थान के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरों देव डाकू सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके अपने ही नियम हैं जो शिकार वर्जित करते हैं एवं बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। 3. उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि इसने स्थानीय पौधों की प्रजातियों की वृद्धि में भी योगदान दिया है।
उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन एवं नवोदय ने रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करके ये दिखा दिया कि आर्थिक रूप से व्यवहार्थ कृषि उत्पादन किया जाना संभव है। 4. छोटा नागपुर में मुंडा व संताल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है तथा इनका संरक्षण भी करती है। 5. राजस्थान में बिश्नोई गांवों के लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले हिरण, चिकारा, नीलगाय एवं मोर आदि वन्य पशुओं की सुरक्षा करते हैं। 6. भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम ने भी वनों के प्रबंधन एवं पुनर्जीवन में स्थानीय समुदाय की भूमिका को उजागर किया है। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रमों का शुभारंभ सन 1988 में ओडिशा राज्य से हुआ। यहाँ ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से संस्थाएं बनाई गई, जिसमें ग्रामीण तथा वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। प्रश्न: मनुष्य किस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, संक्षेप में बताइए। उत्तर: सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की भांति मानव भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। पारिस्थितिकी तंत्र के एक अंग के रूप में मानव अपने अस्तित्व के लिए इसकी विभिन्नताओं पर निर्भर है। मानव की विभिन्न आवश्यकताएं पारिस्थितिकी तंत्र से ही पूर्ण होती है। उदाहरण के लिए हम हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं एवं मृदा में अनाज उत्पन्न करते हैं आदि। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। विभिन्न पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। प्रश्न: संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियां। 1. ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। ये वे जातियां हैं जो पूर्णतः समाप्त हो गई है। 2. जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे अनवरत रूप से जारी रहती है तो इस जातियों का जीवित रहना कठिन है। 2. ये जातियां पहले से ही संपूर्ण पृथ्वी से गायब हो चुकी है, इनका जीवित होना संदेहास्पद है। 3. इन जातियों को संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है। इन जातियों को अब पुनः उत्पन्न करना संभव नहीं है। 4. उदाहरण: मगरमच्छ, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर की पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण आदि। उदाहरण: एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि। प्रश्न: सुभेद्य जातियों व संकटग्रस्त जातियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सुभेद्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। 2. वर्तमान में ये जातियां अस्तित्व में हैं, परंतु इनका बने रहना खतरे में है। इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। 3. परिस्थितियों के न बदलने पर यह शीघ्र ही संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। उदाहरण: एशियाई हाथी, नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन आदि। अब आगे संकटग्रस्त जातियां। नंबर 1. ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। 2. जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे अनवरत रूप से जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। 3. इन जातियों को संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है तथा विशेष प्रयासों से इनमें वृद्धि भी संभव है। 4. उदाहरण: मगरमच्छ, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर की पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण आदि। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसे कक्षा 10 के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें।